गुड मॉर्निंग। मैं सिकंदर खान और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं पदार्थों का पृथक्करण, कक्षा 6 का साइंस का 5वां लेसन। तो हम पढ़ेंगे पदार्थों का पृथक्करण। देखिए, दिन भर के अंदर अपन घर के अंदर कोई भोजन सामग्री बनाते हैं या कोई निर्माण कार्य चल रहा होता है, वहाँ कई पदार्थों को हमें अलग अलग करना पड़ता है। घर के अंदर हम जैसे चाय बनाते हैं, उसको छान के पीते हैं, उसी प्रकार जब हम खाना बनाते हैं, रोटी बनाने के लिए पहले आटे को छानते हैं। मकान निर्माण कार्य चल रहा होता है तो मिट्टी या बजरी को छानना पड़ता है। इस प्रकार हमें उसको अलग अलग करना पड़ता है। तो अलग अलग करना ही पृथक्करण है। हम यदि इसको परिभाषित लें तो मिश्रण में से पदार्थों को अलग अलग करना पृथक्करण कहलाता है। पृथक्करण क्यों आवश्यक है? हम पृथक्करण करते हैं, उसकी आवश्यकता है पदार्थों को सही रूप में या शुद्ध रूप में प्राप्त करना। पदार्थ में से अशुद्धि या हानिकारक पदार्थों को अलग करना, पदार्थों का पूरा मूल्य प्राप्त करना, या पदार्थ, यदि हम खाद्य पदार्थ की बात करें तो खाद्य पदार्थ की कमी को दूर करना। इन सब काम के लिए हमें पृथक्करण की आवश्यकता होती है। अब बात आती है कि पृथक्करण करते कैसे कैसे हैं। पृथक्करण की अनेक विधियां हैं: हस्तचयन, थ्रेसिंग, निष्पावन, चालन, अवसादन, वाष्पन। तो इन विधियों का हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहली विधि है हस्तचयन। हस्तचयन का मतलब है हाथों से चुनना। यानी हस्तचयन विधि का इस्तेमाल या उपयोग तब किया जाता है जब पदार्थ में मिली हुई अशुद्धि मोटी हो और मात्रा में कम हो, तब हम हस्तचयन के द्वारा उसको शुद्ध कर सकते हैं। जैसे हम बात करें दाल को चुगने की, दाल हम बनाते हैं, उससे पहले उसको चुगा जाता है, तो उस दाल के अंदर कोई कंकर होता है तो वो मात्रा में कम होता है, मात्रा में कम होगा और दाल से मोटा होगा। जरूरी नहीं है कि मोटा हो, लेकिन वो मोटा इतना होगा कि उसको हाथ से आसानी से चुना जा सके। इस प्रकार दाल हम बनाने से पहले उसको सही करते हैं या साफ करते हैं, वो हाथों द्वारा काम किया जाता है, वो कहलाता है हस्तचयन। कई बार इसी प्रकार गेहूं और चावल को भी साफ किया जाता है जब अशुद्धियाँ उनके अंदर कम हो और मोटी हो। तो इस प्रकार हस्तचयन के द्वारा उन अशुद्धियों को दूर किया जाता है जो मात्रा में कम और आकार में मोटी हो, ठीक है, जिससे हाथों से चुनकर उस पदार्थ को साफ कर दिया जाता है। गेहूं को साफ करना, यदि उसमें अशुद्धि मोटी कंकरनुमा हो तो दाल को साफ करना, चावल को साफ करना, इस प्रकार की क्रियाएं हैं। दूसरी विधि हम बात करते हैं थ्रेसिंग। देखिए, थ्रेसिंग का मतलब है अनाज को भूसे से अलग करना। जब किसान अपने खेत में फसल काट लेता है, काटी गई फसल को वो बंडल बनाकर अलग अलग रख देता है और उन बंडल को वो सूखने के लिए छोड़ देता है। जब वो बंडल सूख जाते हैं तो उन बंडल या गट्ठर से वो दानों को अलग करता है। उसको अलग करने के अलग अलग प्रोसेस हैं। जैसे कोई छोटे किसान है, वो उन बंडल को या गट्ठर को एक धरातल पर पटक पटक के पीटते हैं, जिससे दाने और भूसे दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार अनाज को भूसे से अलग किया जाता है। कुछ किसान है वो बैल चलाकर ये कार्य करते हैं। यदि पटक पटक कर अनाज अलग हो रहा है तो इस क्रिया को विनोइंग कहते हैं। लेकिन बड़े किसान है वो फटकने की बजाय ये कार्य थ्रेसिंग मशीन के जरिए कराते हैं। तो थ्रेसिंग मशीन के जरिए भूसे और दानों को अलग करने की क्रिया थ्रेसिंग है, वो बड़े किसानों के द्वारा की जाती है, जिससे अनाज और भूसा अलग अलग हो जाता है। तीसरी विधि हम लें निष्पावन। ये विधि वहाँ इस्तेमाल की जाती है जहाँ
पदार्थ है वो हल्के और भारी हैं। कुछ पदार्थ हल्का होता है और कुछ भारी होता है, तो भारी और हल्कों को अलग किया जाता है। निष्पावन कहेंगे किसे? कि हवा के झोंकों द्वारा भारी और हल्के पदार्थ को अलग अलग करना निष्पावन कहलाता है। निष्पावन क्रिया करने के लिए हम एक समतल धरातल पर खड़े हो जाते हैं और अपने पास जो सामग्री है उसको तिरछा करके ढलान की तरह से नीचे डालते हैं। और नीचे डालते हैं, उससे क्या होता है कि हवा के झोंकों के द्वारा जो हल्के कण वो दूर चले जाते हैं और जो भारी कण होते हैं वो अपने ढलान के नज़दीक आ जाते हैं। इस प्रकार अलग अलग हो जाते हैं। यदि मैं मान लूँ कि अपने पास जैसे ये कोई अनाज है, इस अनाज को मैं इस प्रकार तिरछा करके गिराऊँ तो और हवा का झोंका इधर से लगे तो अनाज ये भारी होने का नीचे रहेगा और हवा के झोंकों द्वारा अशुद्धियाँ दूर चली जाएगी। अक्सर ये क्रिया हम खेतों के अंदर, क्या घरों के अंदर भी देखते हैं जब हम अनाज को इस प्रकार साफ करते हैं। तो निष्पावन के अंदर क्या होगा, यानी हल्के और भारी पदार्थ हैं वो हवा के झोंकों के द्वारा या उसके प्रहार द्वारा अलग किए जाते हैं। इनमें अलग अलग करने में जो सामग्री है वो काम भी आ सकती है। जैसे हम चारा है मिट्टी में मिला हुआ है, पत्तियों का ढेर हो तो मिट्टी को ऊपर से डालेंगे तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, पत्तियों का ढेर या चारा अलग हो जाएगा जिसको पशुओं के लिए काम ले लिया जाएगा। इस प्रकार पदार्थों को अलग अलग निष्पावन विधि द्वारा अलग करते हैं, वो हल्के और भारी पदार्थ अलग अलग हो जाते हैं। अब है चालन। चालन विधि का इस्तेमाल उस परिस्थिति में किया जाता है जब पदार्थ जो आपस में मिले हैं उनके आमाप में अंतर होता है। आमाप में अंतर होता है तो उनको छान कर अलग अलग किया जाता है। जैसे हम जब रोटी बनाते हैं तो उससे पहले आटा छानने की जो चालनी है उससे हम आटे को छानते हैं। आटा नीचे निकल जाता है और जो गेहूं का चोकर होता है वो माप में आटे से मोटा होता है तो वो चालनी के अंदर ही रह जाता है। इस प्रकार आमाप में अंतर वाले जो पदार्थ है वो अलग अलग हो जाते हैं। यदि हम बड़े लेवल की बात करें तो जैसे हम निर्माण कार्य के दौरान देखते हैं कि जहाँ निर्माण कार्य चल रहा होता है वहाँ इस प्रकार के चालन काम में लिए जाते हैं। वो चालन काम में क्यों लेते हैं कि यदि मिट्टी है उसमें मोटे कंकड़ है उसको छान के लेना हो तो वो इसको काम में लेते हैं। इसी प्रकार बजरी को जब छान के काम लेना हो इस प्रकार के छालन का इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ गेहूं की मिलें होती हैं, आटा मिलें, वो जब आटा पीसती हैं उससे पहले वो भी इस प्रकार के चालन का एक ढलान काम में लेती हैं। उस पर गेहूं डाल देते हैं और गेहूं को छानने का काम किया जाता है। तो वहाँ उसको छानने पर जो पदार्थ अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि गेहूं अलग हो जाता है, अनाज अलग हो जाता है और बाकी पदार्थ अलग हो जाते हैं। ये होता कैसे है कि ये निष्पावन हस्तचयन इनसे काम नहीं किया जा सकता, इसलिए चालन का ही इसमें इस्तेमाल किया जाता है। क्यों कि हर चीज़ जो आमाप में कम अंतर रखती हो वो हम हाथों से चुन नहीं सकते। हम देखेंगे आटे में से चोकर हम हाथों से चुन लेंगे, वो नहीं चुना जाएगा। तो वहाँ हम ये देखें कि हल्के भारी पदार्थ उड़ा दें, वो उड़ा भी नहीं सकेंगे क्योंकि हवा के झोंके द्वारा चोकर आटा दोनों उड़ जाएगा। इसलिए वहाँ हमें चालन विधि के द्वारा ही काम लेना पड़ेगा जहाँ आमाप में अंतर होगा। ठीक है, तो वहाँ ये चालन विधि इस्तेमाल होगी। जैसे आटे को छानना, बजरी को छानना, रेत को छानना, ये इस प्रकार के। अब हम बात करते हैं अगली विधि, अवसादन, निस्तारण और निशंदन की। देखिए हमने ऊपर हस्तचयन, थ्रेसिंग, निष्पावन, चालन आदि विधियों का अध्ययन किया है, लेकिन अब ऐसी विधियाँ जो साधारण है, निष्पावन है, चालन है, हस्तचयन है, ये विधि काम नहीं करती। न तो अपने पास निष्पावन काम कर पा रहा हो, न हस्तचयन काम कर पा रहा हो। ऐसी स्थिति के अंदर हमें अन्य विधियों का सहारा भी लेना पड़ता है। तो उन विधियों में अवसादन, निस्तारण, निशंदन आदि बातें करते हैं। देखिए जैसे हम
दाल चावल वगैरह को साफ करते हैं, कंकर वगैरह उसमें से साफ कर दिए जाते हैं। लेकिन कंकर के अलावा भी या उसमें थोड़ी घास फूस के अलावा भी मिट्टी रेत कण भी उसके अंदर हो सकते हैं। तो मिट्टी और रेत के कण है, आप उनको हाथ से चुनकर अलग नहीं कर सकते। जैसे ये देखो बिल्कुल साफ पानी है मेरे हाथ में, और अब मैं इसमें ये साफ चावल मिलाऊं, ठीक है। अब ये चावल जब इसमें मिलाए जाते हैं तो पानी है उसके अंदर थोड़ा परिवर्तन आ जाएगा। क्यों? कि वो पहले जितना साफ नहीं रहेगा। ऐसा अक्सर क्या होता है कि अपन दाल चावल आदि बनाने से पहले साफ करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसके अंदर कुछ अन्य पदार्थ भी घुले हुए हैं, मिले हुए हैं, मिट्टी कण जैसे हैं। तो जब कोई ठोस पदार्थ तरल में मिलाया जाता है तो ठोस पदार्थ नीचे बैठ जाता है। इस क्रिया को अवसादन कहते हैं। तो जल में ठोस मिलाने पर उसका नीचे बैठना अवसादन कहलाता है। अब ये चावल है उसका अवसादन हो गया और हमने इसको नीचे रख दिया है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जब ये बिल्कुल स्थिर हो जाए तो उसको बिना हिलाए डुलाए क्या करते हैं कि अब ऊपर वाले पानी को हम बाहर निकालते हैं। अब इस प्रकार उस पानी को दाल चावल धोने के बाद बाहर निकालना निस्तारण कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से तरल पदार्थ और ठोस पदार्थ मिलते हैं तो ठोस नीचे बैठ जाता है, वो अवसादन है, और तरल को फिर बिना हिलाए डुलाए बाहर निकाल लेते हैं, वो निस्तारण है। अब मान लेते हैं कि दाल चावल में धो के मिट्टी के कण निकाल दिए जो निष्पावन हस्तसैन से नहीं निकाल पाते। इसी प्रकार मान लीजिए अपने पास तेल के अंदर जल मिला हुआ है, ठीक है। जैसे अपन इसको देखें ये बिल्कुल पानी है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने मिला दिया तेल, तो कहने का मतलब है तरल में तरल ही मिला हुआ है। तो क्या होगा? देखो तरल में तरल मिला हुआ तो ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा घुल जाए। अगर पानी के अंदर तेल मिला हुआ होगा तो एक पदार्थ भारी हो जाएगा और एक हल्का हो जाएगा। थोड़ी देर रखा रहने के बाद तेल ऊपर आके परत का निर्माण कर लेगा और वो साफ दिखाई देगा। इस प्रकार दो द्रव्य अलग अलग रह सकते हैं। अब इसको निस्तारण करें तो पानी नीचे रहेगा और ऊपर वाला तेल बाहर आ जाएगा। इस प्रकार तरल पदार्थों में निस्तारण का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम चाय की बात करें। जब हम चाय बनाते हैं तो चाय को हम निस्तारण के द्वारा अलग नहीं कर सकते। हमें पता है चाय पत्ती चाय के अंदर नीचे बैठ जाती है, उसका अवसादन हो गया। लेकिन अब हम निस्तारण करके चाय को बाहर निकालें तो हम देखते हैं कि चाय पूरी तरीके से साफ बाहर नहीं आती, उसके अंदर चाय पत्तियां भी बाहर आ जाती हैं। ऐसी स्थिति के अंदर उसका निस्संदन करते हैं। निस्संदन, अब उस चाय को हम छलनी से छानते हैं। तो तरल में जब कोई ठोस पदार्थ मिला हुआ हो, निस्तारण और अवसादन में वो अलग अलग न हो, तब उसको छलनी से छानते हैं, जिसे तरल बाहर निकल जाता है, उसका निस्तारण हो जाता है और ठोस पदार्थ छलनी के अंदर रह जाता है। इस क्रिया को निस्संदन कहते हैं, फिल्ट्रेशन। तो वो फिल्टर हो जाता है। इस प्रकार ठोस पदार्थ छलनी के अंदर रह जाएगा। तो ये है अवसादन, निस्तारण और निस्संदन। हम पानी को साफ करने की बात करें भी, हमारे पास जो पानी आता है वो बिल्कुल साफ नहीं होता, उस पानी के अंदर कुछ न कुछ मिला हुआ होता है। तो हम ऐसा पानी कहीं से लें? ऐसा करने की बजाय हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास ये बिल्कुल साफ पानी है, इस साफ पानी के अंदर हमने मिट्टी डाल दी, ठीक है। मिट्टी डालने से ये पानी क्या हो गया? ये पानी गंदला हो गया। इस गंदले पानी को हम साफ करने के लिए क्या करते हैं? इसको साफ करने के लिए हम छलनी से छानते हैं। इसको हम छलनी से छानेंगे। जब इसको छाना जाता है तो इसकी कुछ अशुद्धि दूर हो जाती है। ये कुछ अशुद्धियाँ नीचे भारी कणों के रूप में रह गई है, लेकिन सारी इसमें बाहर नहीं आई है। अब हम क्या करते हैं? इस पानी को इस कपड़ के द्वारा छानते हैं, ठीक है। कपड़ा, उसमें बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, उनमें से ये छन जाता है।
इस प्रकार हम इस पानी को इस पानी को अंतर करके देखें तो दोनों में अंतर है। इसमें अशुद्धि ज़्यादा नजर आ रही है, इसमें कम। ये थोड़ा साफ हो, इसका मतलब है कपड़े के द्वारा भी ये पूरी तरीके से साफ नहीं किया जा सकता। तो जब कपड़े से भी नहीं छाना जा सके तब आता है फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर है, उसको मोड़ते हैं इस प्रकार से और उसको एक शंकुनुमा आकार दिया जाता है। ये शंकु है, इसको कीप में लगा देते हैं और पानी इसमें डालते हैं और वो बूंद 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 करके छनता है, तब जाके वो बिल्कुल शुद्ध पानी तैयार मिलता है। फिल्टर पेपर होता क्या है? फिल्टर पेपर एक बहुत ही पतले प्रकार का छानने का एक पेपर होता है। इस पेपर के अंदर बहुत ही सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पानी निकल सकता है, लेकिन उसके अंदर मिले हुए कण बाहर नहीं निकल सकते। तो इस प्रकार पानी को हम साफ कर सकते हैं। मिट्टी बैठती है वो उसका अवसादन हो रहा है, पानी निकाल रहे हैं वो निस्तारण हो रहा है, और अब उसको छानते हैं तो मोटे कण छलनी की तरह फिल्टर पेपर में रह जाते हैं, वो अवसादन हो रहा है। तो अलग अलग विधियों का इस्तेमाल इसके अंदर किया जा रहा है। अगली विधि हम बात करते हैं वाष्पन। देखिए, जल को वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है। ठीक है, पानी है उसके अंदर मान लीजिए हम नमक मिला दें। पानी के अंदर नमक मिलाना कोई बड़ी बात नहीं है। अपने पास ये पानी और ये इसमें नमक अपन मिला दें तो पानी और नमक जब मिल जाएंगे तो हम उसको अलग कर सकते हैं। अब पानी और नमक को अलग अलग कैसे कर सकते हैं कि पानी है उसको वाष्प बना के उड़ा दे तो नीचे क्या बैठ जाएगा? नमक बैठ जाएगा। तो जल को वाष्प बनाना वाष्पन कहलाता है और इसी विधि द्वारा नमक बनाया जाता है। जैसे हम बात करें कि समुद्र के अंदर बहुत ज़्यादा लवण घुले होते हैं, लवणीय पानी होता है, वो उस समुद्र के पानी को गड्ढों के अंदर भर दिया जाता है। बड़े बड़े गड्ढे बना देते हैं, उसमें वो पानी पड़ा रहता है और उस पड़ा पड़ा पानी है उसका सूर्य के प्रकाश से वो गर्म होता है और उसका वाष्पन लगातार होता रहता है। तो जैसे जैसे पानी का वाष्पन होता है वैसे वैसे वो पानी कम होता जाता है, अंत में नीचे जो गड्ढे हैं उनमें नमक का ढेर बस जाता है। उसको शोधन करके साफ करके शुद्ध नमक अपन तैयार कर लेते हैं। तो जहाँ पानी पड़ा हुआ होता है उसका वाष्पन लगातार चल रहा होता है और इसी विधि द्वारा हम नमक तैयार करते हैं और पानी अलग किया जाता है।